तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है हमारे पास? मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ठीक है, ये मुगल थे कौन, आए कहां से? एनीबडी? थोड़ा सा आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको डिटेल बताता हूं। है टर्की से आए थे। ओके, और कोई? देखो कहां से आए थे खुशहाल? कौन सी कंट्री? अरेबियन कंट्री से। देखो ऐसा नहीं है। एक ये हमारा प्यारा सा कौन है देश, इंडिया। इस देश के अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखें, यहां देखें, तो यहां पर एक डायनेस्टी पड़ती है, उसका नाम है मंगोल स्टेट, है ना, मंगोल स्टेट। ठीक है, और इसी तरह से एक और डायनेस्टी इधर पड़ती है जिसको बोलते हैं हम टर्की, यानी तुर्की। ठीक है, यहां से इसकी ये जो है मदर है और यहां से इसके पिता हैं। ठीक है, पिता का नाम जो है शेख उमरान करके कुछ होता है, और ये जो फादर है किसकी डायनेस्टी है? मंगोल की। और मंगोल में सबसे खतरनाक अगर किसी का नाम आता है तो उसका नाम क्या आता है? चंगेज खां। मीन्स ये कि ये जो हमारे बाबर साहब हैं, ये बाबर जो है, इनमें पिताजी का खून तो किसका है? चंगेज खां का, और माता का खून किसका है? टर्कियों का है, जहां से हमारे गजनवी आए, महमूद गोरी आए, इनके आए। ठीक है, ये चंगेज खां का वंशज होने की वजह से बहुत ही ज्यादा खतरनाक, डेंजर था। चंगेज खां के बारे में आपको पता होना चाहिए ये बात, ये इतना क्रूर शासक था कि इसने अपने सोल्जर्स के लिए एक प्राइज अनाउंसमेंट यानी एक इनाम की घोषणा करी थी कि जो अपनी तलवार में सबसे ज्यादा सिर लेकर आएगा उसे सबसे ज्यादा मैं सोने की अशरफिया दूंगा, सबसे ज्यादा खजाना दूंगा। और इसके सैनिक इसके इस वजह से इतने पागल हो गए कि जहां जहां इसके सोल्जर्स अटैक करते वहां लोगों को काटते, ये भी नहीं देखते वो बूढ़ा है, बच्चा है, महिला है, लड़का है, लड़की है। यहां तक कि प्रेग्नेंट लड़की को या प्रेग्नेंट महिला को काटते, उसके पेट को चीरते, उसके बच्चे को निकालते, उसके सिर को काटते और अपनी तलवार में पोते हैं। हाँ, ये इंडिया कारण है उसका। इंडिया पहुंचता उससे पहले उसका सारा कार्यक्रम इधर ही हो जाता था मैक्सिमम, क्योंकि यहां आने के लिए उसको एक माउंटेन रेंज को पार करना पड़ता है जिसका नाम है हिमालय। आप हिमालय यहां से तो चढ़ सकते हो लेकिन बैक साइड से नहीं आ सकते हो आप। क्यों? उस वाले हिस्से को बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब आप अगर हिमालय को भारत से देखते हो तो वो ऐसे दिखाई देता है, ठीक है ना, यूं, हाँ, लगभग 90, 40, 60 डिग्री पे चलता है। लेकिन आप जब चाइना से हिमालय को देखते हो तो वो लगभग 90 डिग्री के एंगल पे दिखता है। अब आप किधर से चढ़ पाओगे? इधर से या इधर से? इस तरफ से। इधर से नहीं चढ़ पाओगे। इसलिए चाइनीज लोग भी हैं तो हिमालय चढ़ के नहीं आ पाते। वो कहां से आते हैं? बाय द पास अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से आते हैं। इधर से भी आते हैं, बहुत रियल सोल्जर्स होते हैं, बहुत आते हैं, क्योंकि टेररिज्म इधर से ही आता है। मैक्सिमम जो टेररिज्म इंडिया में आ रहा है वो या तो हिमालय के रास्ते आ रहा है या अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है। पाकिस्तान के रास्ते हमारे यहाँ से टेररिज्म नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये पूरा का पूरा कैसा है? ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ के पहाड़ है, और बर्फ के पहाड़ में हर कोई 24 घंटे पहरा नहीं दे सकता, और अगर कोई चल रहा है तो उसको आसानी से देख नहीं सकता। अगर सफेद बर्फ में आप सफेद कपड़े पहन के चलेंगे, हाँ, सियाचिन ग्लेशियर्स है इस वाले हिस्से में, यहाँ पर है, जो चाइना के पास है, हमारे पास नहीं है। और ये हिस्सा किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। क्या भारत ले लेगा? क्या लेगा? अच्छी बात है। अगर मोदी साहब ने बच्चों की जैसी जिद कर ली कि नहीं मेरे को तो लेना ही लेना है पीओ के, तो ले लेगा। और जिद छोड़ दे, मोदी साहब को कोई बहला दे, छोड़ो जी बाबू जी, 5 इलेक्शन आ रही है, जिद्दी पना चाहिए। तो हमारे बाबर जो है आते कहां से वो मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। और बाबर की एंट्री भारत में कहां से होती है और आने की जरूरत क्या थी? बाबर इस समय रूल कर रहा है कहां पे? फरगना। ये कहां का शासक था? फरगना का शासक था। ही वॉज द रूलर ऑफ द फरगना। फरगना आता है अरेबियन कंट्री के अंदर, तुर्की के अंदर। ये वहां का रूलर था। वहां से इसको बोला जाता है कि तुम्हें अब अपने एम्पायर का क्या करना है? अपने एम्पायर को बढ़ाना है, अपने राज्य का क्या करना है? विस्तार करना है। तो कहां जाऊं मैं? तो बोला गया कि इधर चले जाओ। तो इधर आप नहीं जा सकते हो। कारण क्या है? उस तरफ पूरा का पूरा क्या है? डेजर्ट है।
अरब का मरुस्थल है वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो कहां जाएं कि जहां तुम्हारे पूर्वज गए उधर तुम जाओ। महमूद गजनवी पश्चिम से पूर्व आया, मोहम्मद गौरी पश्चिम से पूर्व आया, कुतुबुद्दीन ऐबक पश्चिम से पूर्व आया, इधर ही आ रहा है ना सारे के सारे, जलालुद्दीन खिलजी, बेलोर लोधी सब इधर ही आए, और इधर ही आ रखा था इब्राहिम लोधी। तो ये व्यक्ति भी क्या करता है, अपना रूट बना लेता है किस तरफ, पश्चिम की ओर। लेकिन पश्चिम से पूर्व की ओर जाए तो जाए, इसको रास्ता पता नहीं था, तो ये रास्ता यूं करके यूं भटक जाता है और फाइनली ये भारत में एंटर करता है। यहाँ पे एक छोटा सा दर्रा है और उस दर्रे का नाम आपको याद रखना है, उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा, खैबर पास। द एंट्री गेट ऑफ द मुगलिया सल्तनत इन दी दिल्ली इज कॉल्ड खैबर पास। भारत में मुगल कहां से प्रवेश करते हैं, खैबर के दर्रे से। और अगर खैबर का दर्रा पूछा जाए कि कहां है, तो खैबर का दर्रा है अफगानिस्तान में, ना कि पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान में तो यहाँ पे पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी का नाम है सुलेमान और किरथर, और सुलेमान और किरथर के हिस्से के अंदर ही हमको एक दर्रा मिलता है। दर्रा मतलब पहाड़ियों के बीच में दो स्थानों को जोड़ने वाला सकरा रास्ता, ठीक है, हाँ, उसी को बोला जाता है दर्रा, ठीक है। तो ये खैबर पास से जो है बाबर हमारे यहाँ पे एंटर करता है। एंटर होने के बाद इसका सबसे पहला अटैक जो होता है वो होता है सिंध के राजा पे, सिंध को जीत लेता है। सिंध के बाद जीतने के बाद इसकी एंट्री होती है कहां पर, दिल्ली। दिल्ली का शासक कौन है, इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है 1526 की, जिसको बोला जाता है हाँ बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और उसके बाद दूसरी लड़ाई होती है बाबर के साथ, ठीक है। इस तरह से इसकी कुछ लड़ाइयां हैं जो हमको याद रखनी है, ठीक है। न इसमें लिखिएगा बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध, बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध। कितनी लड़ाइयां हैं बाबर ने अपने पूरे जीवन काल में लड़ी थी, वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 4 लड़ी थी, कौन कौन सी, देखो। पहली लड़ाई जो इसने लड़ी है वो कौन सी है, बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध। दूसरा कौन सा लड़ा इसने, बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध। उसके बाद घाघरा का युद्ध। उसके बाद 1526, 1527, और सॉरी ये चंदेरी का युद्ध पहले आएगा, चंदेरी का युद्ध 1528, 1529, बैटल ऑफ घाघरा, घाघरा का युद्ध 1529 और 1530, सॉरी 1528, हाँ, और 1530। देखो इसमें क्या होता है, अब इसकी लड़ाइयों को कैसे याद रखना है। बाबर ने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चंदा दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ कब हो जाती है, 1530 में डेथ हो जाती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि बाबर की कुल कितनी लड़ाइयां इंपॉर्टेंट है हमारे सामने, 4 लड़ाइयां हैं। इसमें से इन 2 को तो भले आप भूल जाओ, लेकिन इन 2 को नहीं भूलना है। चंदेरी का है मेदिनी राय के द्वारा, ये 2 नहीं भूलना है। ये किसके साथ है, इब्राहिम लोधी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और खानवा का द लेजेंड ऑफ राजस्थान, महाराणा सांगा, महाराणा सांगा के साथ ये लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। क्या महाराणा सांगा इस लड़ाई में हारे थे, क्या हारे थे, कहां हारे थे, 4 दिन ये लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। महाराणा सांगा ने 3 दिन ये लड़ाई लड़ी, चौथे दिन वो लड़ाई लड़ने नहीं गए क्योंकि ये कैसे थे, इंजर्ड हो चुके थे, घायल हो, वो लड़े ही नहीं। तीसरे दिन तो महाराणा सांगा को जहर दे दिया गया था, हारे कहां ये, इनकी सेना बाद में हारी थी, महाराणा सांगा नहीं हार। महाराणा सांगा जिनके शरीर पे क्या थे,
108 घाव थे, जिनके एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक टांग नहीं थी, उसके बावजूद भी ये बंदा कहता लड़ूंगा मैं। तो इसके जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, उन्होंने कहा कि खुद तो मरेगा, हमारे और मारेगा, तेरे तो क्या है, तेरे तो निमट गया काफी सारा, हमारा तो अभी सब कुछ साबुत है। तो फाइनली इस आदमी को क्या दे दिया गया था, जहर दे दिया गया था एलची गांव के अंदर। ठीक है, बाबर को दफनाया कहां गया, काबुल। काबुल में जो है इसकी क्या बनी हुई है, मजार बनी हुई है। ये सारी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हमारा बाबर कंप्लीट हो गया। बाबर आपको याद रखना है, बाबर की कितनी लड़ाइयां याद रखनी है, 4 लड़ाइयां याद रखनी है। ठीक है, कौन कौन सी लड़ाई है बाबर की, बताओ मुझे। हाँ, ऐसे याद रख पाओगे। 1526 पानीपत की लड़ाई, 1527 खानवा की लड़ाई, 1528 चंदेरी की लड़ाई, 1529 घाघरा की लड़ाई, और 1530 बाबर कहां का शासक था, फरगना का। बाबर कहां का शासक था, फरगना का शासक था, ध्यान रखिएगा ना, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला शासक हम पढ़ते हैं। बाबर के बाद कौन आया हमारे सामने, तो बाबर के बाद आता है, ये बाबर था। ये बाबर का जो जन्म है वैलेंटाइन डे के दिन होता है, लेकिन आप इसके दिन वैलेंटाइन डे मत बना लेना, है ना। 14 फरवरी को इसका दिन होता, भूलेगा तो नहीं सूरज, पुरानी पहचान है तेरी 14 फरवरी से, नहीं है विशाल, तेरी भी नहीं है, क्या मतलब जीने का यार। चलो ठीक है, इंडिया में इसका स्टार्टिंग जो रूलिंग पीरियड वो कब का है, 1526 का, और कब तक रहता है ये, 1530 तक रहता है। तो कितने साल इसने टाइम पीरियड किया यहाँ पे, 5 साल इसने रूल किया है, 26, 27, 28, 29 और 30, और 30 में ये मर गया। ठीक है, ध्यान रखना। इसको पहले दफनाया गया था आगरा के अंदर, बाद में फिर इसकी इच्छा के अनुसार इसको कहां दफनाया गया, काबुल में दफनाया गया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है, इसकी एक बायोग्राफी है, यानी कि एक इसकी जीवनी है, आत्मकथा है। उसका नाम है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी। नॉर्मली मुस्लिम कम्युनिटियों की लैंग्वेज क्या होती है, जो मुस्लिम वर्ग होता है उसकी भाषा कौन सी होती है, उर्दू होती है। लिखने की भाषा कौन सी होती है, फारसी। कौन सी होती है, फर्शियन होती है, फारसी होती है। उस वाले एरिया में, अरब की वाले एरिया में कौन सी चलती है, उर्दू तो ना चलती, फारसी चलती है। ठीक है, लेकिन ये जो बंदा था बाबर, इसने अपनी जो आत्मकथा है वो फारसी भाषा में नहीं लिख के कौन सी लैंग्वेज में लिखी थी, टर्की लैंग्वेज में लिखी थी। उस कौन सी भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तुर्की भाषा में लिखी थी। और इस भाषा में इसने एक आर्ट, एक स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया था जिसका नाम है चंपू आर्ट, चंपू शैली। मतलब इसने पोइट्री भी करी है इस बुक में। केवल ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म यहां हुआ था, मैं वहां से आया था, मैं यहां पर ये रहता, ये पैराग्राफ नहीं है। इसने इसमें क्या किया, शायरियां भी करी हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक-ए बाबरी। इसी का ही फारसी में अनुवाद किया गया अबुल फजल के द्वारा। कौन सी लैंग्वेज में, फारसी का। और उसी को बोला जाता है बाबर नामा। और बाबर नामा की भाषा कौन सी है, फर्शियन है। बाबर नामा की भाषा जो है वो है फारसी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो बाबर नामा नहीं है, उसका नाम क्या है, तुजुक-ए बाबरी है ना। बाबर की आत्मकथा जो फारसी में लिखी गई उसका नाम क्या है, बाबर नामा है। बाबर नामा फारसी में लिखी गई है, जबकि तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में। तुजुक-ए बाबरी को लिखने वाला तो खुद बाबर है, ठीक है, लेकिन बाबर नामा जो है इसका ट्रांसलेशन है फर्शियन लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में इसका अनुवाद है, जो किसके द्वारा किया गया, अबुल फजल के द्वारा किया गया है। ओके, यहां तक कहीं दिक्कत नहीं है। तो बाबर के बारे में 6 बातें हैं, 6 की 6 बातें याद रखनी है। पहली बात, कहां से आया, फरगना से आया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, पहली लड़ाई किसके साथ लड़ी, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी। तीसरी बात, दूसरी लड़ाई किसके साथ लड़ी, राणा सांगा के साथ लगी। चौथी बात, किसके साथ अगली लड़ाइयां लड़ी हैं, 2, एक तो चंदेरी का युद्ध और एक घाघरा का युद्ध। इसकी जो डेथ है कौन से साल में हुई है। पांचवी बात, इसकी आत्मकथा जो तुर्की भाषा में लिखी गई है उसका नाम क्या है,
तुझके बाबरी, और इसका ट्रांसलेशन जो पर्शियन लैंग्वेज में किया गया उसका नाम क्या है? बाबरनामा है। ठीक है, तो बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा भी है, तुर्की तुझके बाबरी भी है, लेकिन तुझके बाबरी कौन सी लैंग्वेज में है? तुर्की भाषा में। ठीक है, अब बाबर के एक लड़का होता है, वैसे लड़के इसके 4 होते हैं। कितने लड़के होते हैं इसके? 4। एक का नाम होता है कामरान, एक का नाम होता है अस्करी, एक का नाम होता है हिंदाल, और जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसका नाम होता है हुमायूं। क्या नाम होता है? हुमायूं। ठीक है, तो दिल्ली का अगला शासक कौन बनेगा? हुमायूं बना। ये आपके सामने हुमायूं है। ठीक है, हुमायूं हुमायूं के पिताजी का नाम, अब इसको क्या है, पूरी विरासत में मिल गया इंडिया, पूरा भारत, क्या उत्तर भारत इसको विरासत में मिल गया। स्थापित कौन करके चला गए? इसके पिताजी बाबर साहब। और बाबर ने इतना खौफ फैला रखा था उत्तर भारत में कि कोई और इसके खिलाफ हिम्मत नहीं उठा रहा था। लेकिन जब बाबर यहां पे था, जब यहां बाबर स्टैब्लिश हो रहा था, तो उसने एक डायनेस्टी को खत्म किया था, एक जो वंश था उसको नुकसान पहुंचाया था, उसका नाम था अफगान वंश। कौन सा वंश था? अफगान। और उस अफगान वंश के अंदर से एक व्यक्ति था जो बहुत खूंखार निकला, जिसे चालाक लोमड़ी जैसा बोला जाता है, जिसका नाम था शेर खां। क्या नाम है इसका? शेर खां। वही बाद में किस नाम से जाना गया? शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। तो वो बिलोंग करता है सूर वंश से। अब वो यहाँ पे बदला लेता है, क्या करता है वो देखिए। लेकिन सबसे पहली जो गलती ये करता है उसके बारे में सुनिए। हुमायूं जब राजा बनता है दिल्ली का, तो इसकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अच्छा, कौन सी चीज सबसे ज्यादा अच्छी है? आप सब लोग एक साथ हो वो ज्यादा अच्छा है, या आप सब लोग एक एक करके बढ़ जाओ तो वो ज्यादा अच्छा है? साथ हो तो ज्यादा अच्छा है ना। तो जब बाबर था तो बाबर की पूरी सेना एक साथ रहती थी और एक ही जने का ऑर्डर मानती थी। लेकिन ये हुमायूं जो है ये थोड़ा भोला किस्म का आदमी था, है ना, सीधा साधा आदमी था। इसने जैसे ही राजा बना, इसने ये करा कि भैया मेरे बहुत सारी लुगायां हैं, तुम्हारी लुगायों से आपस में आके लड़ेंगी, इससे अच्छा है कि हम दोनों चारों क्या हो जाएं? अलग अलग हो जाएं। अपना इतना बड़ा अच्छा राज्य है, तुम अलग मकान बना लो, मैं अलग मकान बना लेता हूं। तो इसके 4 भाई थे। कौन कौन से? कुल 4 थे। एक का नाम क्या था? कामरान। एक का नाम क्या था? हिंदाल। और एक का नाम क्या था? अस्करी। ये 4 लोग थे। ठीक है, इन चारों लोगों के अंदर इसने क्या करी? अपनी पूरी आर्मी सेना का बंटवारा कर दिया। खुद के पास तो क्या रख लिया इसने? दिल्ली रख ली। ठीक है, कामरान को क्या दे दिया? इसको बना दिया काबुल का शासक। ठीक है, हिंदाल को बना दिया गुजरात का शासक, गुजरात का शासक, और इसको बना दिया आपके जो है लाहौर के आसपास का शासक बना दिया इसको, अस्करी को। ये सबको जो है अलग अलग स्टेट इसने बांट दी, और इसकी वजह से इसकी सेना के कितने टुकड़े हो गए ये बताओ मुझे? 4 टुकड़े हो गए। अब जब 4 टुकड़ों की जो सेना है 4 हिस्सों में बट जाएगी तो किसी भी दुश्मन को मौका मिल जाएगा। अगर सूर्यवंश को पहले सामना करना होता तो इन चारों की आर्मी से करता, लेकिन जब इसने सेना के बंटवारा कर दिया तो अब मौका मिल गया किसको? शेर शाह सूरी को। अब शेर शाह सूरी को केवल और केवल किसका सामना करना है? एक का सामना करना है। ठीक है, शेर शाह सूरी यहाँ पे अटैक करता है 1534 के आसपास, 39 के आसपास, जिसमें यहाँ पर एक लड़ाई लड़ी जाती है जिसका नाम है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। और उस लड़ाई में ये हुमायूं को यहाँ से भगा देता है। हुमायूं भागता हुआ जाता है और यमुना में कूद जाता है। दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? यमुना। क्योंकि कूद कर अभी जान बचाता है। जान बचाए कैसे? इसको तैरना आता ही नहीं है। ठीक है, तो वहां से एक भिश्ती जाता है। भिश्ती कौन होता है? जो मरे हुए जानवर का क्या होता है? खाल निकालता है, वो भिश्ती होता है। उस भिश्ती इसको देखता है और वो उसको मदद मांगता है, तो भिश्ती उसको नदी में से बाहर निकाल के बचा लेता है। हुमायूं कहता है तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसकी जान बचाई है। भिश्ती ने कहा यार तेरी जगह कोई और होता उसको भी बचाता मैं। नहीं, तुझे को पता नहीं है मैं कौन हूं? कौन हो? कि मैं दिल्ली का बादशाह हुमायूं। अखड़ तो देखो इसकी, अभी तो डूब रहा था और डूबने के बाद तुमको पता नहीं है तुमने किसकी जान बचाई। भिश्ती ने कहा जा रहे तेरी जान बचाई, अगर मैं वापस दिल्ली मिली तो मैं तेरे लिए करूंगा। हाँ हाँ चल देख लेंगे। बोला नशे पत्ते में दिखता, अफीम खाया हुआ दिखता है, यार अभी मरने वाला है और कह रहा राजा बन जाएगा तो वापस मेरे लिए कुछ करेगा। वापस 1556 में ये दिल्ली का शासक बनता है। और जब ये दिल्ली का शासक बनता है तो यह उस भिश्ती को ढूंढता है और उसको दिल्ली का एक दिन का सुल्तान बनाता है और उसको ये आज़ादी देता है कि तुझे जो कुछ करना है करो। भिश्ती को समझ में नहीं आता कि क्या करना है। फाइनली वो एक चीज करता है। वो किसका काम करता था भिश्ती? ये बताओ।
हाँ लेदर, लेदर वर्क करता था। तो वो क्या करता है, लेदर के सिक्के चलाता है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि लेदर के सिक्के किसने चलाए, भिश्ती ने चलाए थे, जिसने किसकी जान बचाई थी, हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, इसके बाद ये जो शेरशाह है सूरवंश से संबंधित आता है। शेरशाह, शेर खां नाम होता है इसको, शेर की बहादुरी, शेर को मारने की वजह से, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, फरीद होता है। इसका रियल नेम होता है फरीद। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नोट डाउन कराता हूं। देखिए, हुमायूं, ठीक है, रूलर आफ्टर द बाबर ऑफ दिल्ली, बाबर के बाद दिल्ली का शासक बना, दिल्ली का शासक बना। After become the ruler of the Delhi, he divided his state among his brother. शासक बनने के बाद राज्य का बंटवारा अपने भाइयों, भाइयों के नाम बताओ, कामरान, हिंदाल और अस्कर। ये नाम याद रखिएगा, ये 4 ब्रदर हैं। मैं किया कौन से अफगान शासक ने, या कौन से अफगान जो राजकुमार था या राजा था जिसने इसको हरा दिया, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के द्वारा, ही डिफेटेड बाय द शेरशाह सूरी के द्वारा इसे दिल्ली से हटाया गया, दिल्ली से आगरा की स्थापना किसने करी, याद है किसी को, हु स्टैब्लिश आगरा, हु स्टैब्लिश आगरा, सिकंदर लोधी। आगरा की स्थापना किसने करी, 1504 में सिकंदर लोधी। ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में याद रखना है, रियल नेम, हाँ फरीद खां, वास्तविक नाम फरीद खां, फरीद खां। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, बिलोंग टू सूर डायनेस्टी, सूर वंश से संबंधित है, सूर वंश से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। और शेरशाह सूरी ने कौन सी स्टेट को स्टैब्लिश किया था, जूना, जौनपुर, इसने बसाया, जौनपुर बसाया था। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं की इंपॉर्टेंट चीज जो 2-3 आई है वो है, अब हुमायूं क्या करता है, 1540 के आसपास, 1556 में वापस क्या हो जाता है, दिल्ली का शासक बन जाता है। और दिल्ली का शासक बनने के बाद अब दिल्ली में ये डेवलपमेंट करवाता है। ये 2 काम करता है जो दोनों के दोनों हमको याद रखने हैं। पहला, इसको पढ़ने का बड़ा शौक था, तो ये क्या करता है, दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनवाता है जिसको बोला जाता है दीन पनाह पुस्तकालय। और उस लाइब्रेरी से ही एक दिन गिरते गिरते मतलब फिसल जाता है और वहीं से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसके लिए फिर एक सेंटेंस बोला जाता है लैनपुल के द्वारा कि हुमायूं सारी जिंदगी लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही क्या हो गया, मर गया, क्योंकि भाग ही रहा है, कभी कहां से बच रहा। पूरी स्टोरी सुनाते हैं तो पता चलता है कि ये इसकी वाइफ है जिसका नाम क्या है, हमीदा बानो। ठीक है, और उसके साथ ये भाग रहा होता है, ईरान भाग जाता है। ईरान भागते हुए अपनी जो लेडी है उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, उसको नहीं लेके जा पाता, उसको वो छोड़ देता है अमरकोट गुजरात में, और वहीं पर उसके गर्भ से उससे एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम क्या है, अकबर। अगला कैरेक्टर हमारे सामने वही है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन इससे कुछ जुड़ी हुई चीजें हैं। 2 चीजें और लिखिएगा, दिल्ली में दीन पनाह पुस्तकालय की स्थापना करी, दीन पनाह, ही एस्टैब्लिश्ड दीन पनाह लाइब्रेरी इन दिल्ली।
पुस्तकालय पुस्तकालय की स्थापना की, तीन पना, और इसी से क्या हो गया, ये गिरकर मर गया। इसी पुस्तकालय से ही डेड फ्रॉम फॉल डाउन दिस लाइब्रेरी, इसी पुस्तकालय से लुढ़क कर गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। दीनपना लाइब्रेरी कहां पर है? दिल्ली में। दीनपना लाइब्रेरी कहां है? दिल्ली में है। बाबर कहां का शासक था? विशाल कहां का था? बाबर कहां का था? कुशाल कहां का था? सूरज, पवन, फरगना का। बाबर कहां का था? फरगना का था। ठीक है, भूलो मत यार। रजनीश जी द चीफ, कैसे हैं आप? बाबर की लड़ाइयां बता पाओगे मुझको? अभी लड़ाई बता बाबर की चारों, फुर्ती कर। हैं? पहली पानीपत, सेकंड खानवा, टाइम पीरियड के साथ बता भाई। ओके। हम्म हम्म घाघरा का युद्ध, और 1530 में। बाबर का जन्म कब हुआ था ये बताओ, दिनांक बताओ, दिनांक। 14 फेब। अरे क्यों भूल जाते हो, बहुत अच्छा से तारीख है। ठीक है। बाबर के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? अकबर बना। हुमायूं। हुमायूं के कितने भाई हैं लक्ष्मी, बताओ? हुमायूं के कितने भाई हैं? 3 आंसर सही था। अब ये प्रश्न एसएससी ने पूछा है, हुमायूं के कितने भाई थे, और रट्टा मार रखा लोगों ने 4, जबकि हुमायूं सहित कुल कितने भाई थे? तो 4 थे। हुमायूं के कितने भाई थे? 3 भाई थे। ये ट्रिकी क्वेश्चन था जो दिमाग को एकदम से कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, पढ़ाया ऐसा ही जाता है कि हुमायूं कितने भाई थे? 4 भाई थे। हुमायूं सबसे बड़ा, उसके बाद कामरान, उसके बाद हिंदाल, और उसके बाद अस्करी। सबसे छोटा कौन है? अस्करी। इन सबको बांट दिया अलग अलग शासक में। ठीक है। हुमायूं के टाइम पर उस पर अटैक करने वाला जो राजा था वो कौन से वंश से था? कौन? सूर वंश। नाम क्या था उसका? शेरशाह सूरी, या शेरशाह सूर बोलते हो आप उसको। ठीक है। भारत में सबसे पहले रुपया किसने चलाया? शेरशाह। रुपया, रुपया जिसको रुपया बोलते हो आप, है ना, शेरशाह। ग्रांड टैंक रोड किसने बनाई? शेरशाह सूरी ने। कहां से कहां तक? दिल्ली से बंगाल तक। दिल्ली से बंगाल तक। ग्रांड टैंक रोड का मतलब है हाईवे, जिसके दोनों किनारे क्या है? पेड़ हैं। लेकिन इस आदमी से पहले भी हमारे यहाँ पर एक राजा ने ऐसी सड़कें बहुत सारी बनाई हैं जिसके दोनों किनारे पेड़ हैं, और उस राजा का नाम है अशोक महान। जबरदस्ती शेरशाह सूरी के लिए लिखा गया है कि उस व्यक्ति ने दिल्ली से लेकर ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे होते थे। ये ब्रिटिश के टाइम पे स्कॉलर आए, उन लोगों ने लिख दिया, जबकि अशोक का अगर इतिहास उन्होंने पढ़ा होता तो वो बता पाते हैं। ठीक है भैया। दिल्ली में कौन सी इसने बनाई है? दीनपना लाइब्रेरी। और ये इसी से गिरकर क्या हो गया? मर गया। एक स्टेटमेंट आपको लिखना है लैनपुल का। लैनपुल, लैनपुल, लैनपुल। और लैनपुल ने क्या कहा? हुमायूं सारी जिंदगी लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही मर गया। हुमायूं all life fall down and finally dead by the fall down। हुमायूं सारी जिंदगी लुढ़कता रहा। एक्चुअल में इसमें सच तो क्या है? भटकता रहा, है ना, लुढ़कता रहा, और अंत में लुढ़क कर ही मर गया। लुढ़क कर ही मर गया।
और ये सेंटेंस कहने वाला है हमारे हुमायूं। अब ये सारी चीज़ें हमको कहाँ देखने को मिल रही हैं कि उसने जो है दीन पना लाइब्रेरी बनाई, वो वहाँ पे पढ़ने का बहुत शौकीन था। उसके 3 भाई थे जिसने उसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार राज्य का बंटवारा कर दिया। तो एक बुक आती है, उस बुक का नाम है हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा, बुक का नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा मतलब बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। ठीक है, बाबर नामा किसने लिखी है? बहुत बढ़िया आंसर था ये। बाबर नामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। बाबर नामा बाबर ने तो ना लिखी है, बाबर ने तो कौन सी किताब लिखी है? तुझु के बाबरी। कौन सी लैंग्वेज में थी? टर्की लैंग्वेज में थी। ठीक है, और बाबर नामा कौन सी भाषा में है? फारसियन भाषा में। हुमायूं नामा जो है ये ना तो हुमायूं ने लिखा है ना अबुल फजल ने लिखा है। हुमायूं नामा इसने बोला अपनी वाइफ को, किसको? गुलबदन बानो को, कि मैडम मेरे लिए लिख दो ना, आप काफ़ी टाइम मेरे साथ बिताती हो, जब से ब्याह हुआ तब से तुम मेरे साथ हो। तो इसकी वाइफ गुलबदन जो बेगम है उसने कहा कि मैं नहीं लिखूं, मेरे को क्या मिलेगा, और इसमें तुम मेरे से लिखवाओगे कि मेरी इतनी लुगाइयाँ थी। अब अगर कोई आदमी अपनी घर की औरत से परेशान हो जाए तो किसके पास जाता है वो? दीदी के पास। सुनती नहीं है, बेरी है, मानती नहीं है, तू समझा भी ना। ये गया अपनी बहन के पास, उस बहन का नाम था हमीदा बानो। क्या नाम था? हमीदा बानो। उसने पूछा क्या हुआ? कुछ नहीं जी, मैं अपनी किताब लिखवाना चाहता हूँ जैसे पापा ने लिखवाई है। अब पापा को तो लिखना आता था लेकिन मेरे को पढ़ना आता है, लिखना नहीं आता, हाथ दुखते हैं मेरे, तो लिखे कौन? इतनी सी बात भैया, मैं हूं ना, मैं लिख देती हूँ। तो हुमायूं नामा किसने लिखी है? इसकी बहन हमीदा बानो के द्वारा लिखी गई है। और कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में। ठीक है, हुमायूं दावा नामा हुमायूं की बहन हमीदा बानो के द्वारा। हुमायूं नामा रॉट बाय हमीदा बानो, सिस्टर ऑफ हुमायूं, इन दी पर्शियन लैंग्वेज। बानो के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गई है ना, फारसी भाषा में लिखी गई है, लिखी गई है। कोई बता सकता है हुमायूं के टाइम पे राजस्थान का शासक कौन था? मेवाड़ का। हुमायूं के समय मेवाड़ का शासक कौन था? कर्मावती थी 1534 के आसपास। ठीक है, कोई राजा था ही नहीं मेवाड़ में उस समय, कोई राजा था ही नहीं। उदय सिंह जी थे जो उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है ना। ठीक है, तो ये हुमायूं नामा के बारे में याद रखना है, लाइब्रेरी के बारे में याद रखना है। हुमायूं का जो मकबरा है कहाँ है? आगरा के अंदर है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अब हुमायूं के बाद कौन सा शासक आएगा? द लीजेंड ऑफ इंडिया। हम भारत का बहुत अच्छा शासक मानते हैं, लेकिन शुरुआत में वो अच्छा नहीं था, बाद में वो अच्छा हुआ। और उस शासक का नाम क्या है? अकबर द ग्रेट। महान जो है हम 3 लोगों के नाम के आगे लगाते हैं। मैंने पहले भी प्रश्न पूछा था, फिर पूछ रहा हूं मैं। पहला अशोक महान के, अशोक जी के आगे, दूसरा अकबर के, तीसरा किसके आगे लगाते हैं? महाराणा प्रताप के आगे, प्रताप महान। ठीक है, तो 3 लोगों के आगे महान लगता है। इनका जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542। 15 अक्टूबर का दिन कौन सा है? संडे का दिन है। 15 अक्टूबर का दिन है संडे का, और उस संडे को 3 लोगों का जन्म हुआ राजस्थान, पूरे भारत में, और तीनों के तीनों इतिहास में जो है बहुत ज्यादा गजब के हैं। एक महाराणा प्रताप, उनका जन्म भी कब हुआ? संडे के दिन। दूसरा मेवाड़ का जिनका नाम है चंद्र सिंह, ठीक है, उनका भी संडे को हुआ। तीसरा व्यक्ति मेवाड़ का है राज सिंह, उनका भी संडे को हुआ। और मुगलों में ही एक और व्यक्ति आता है जो बहुत खूंखार है, औरंगजेब, उसका जन्म भी कहाँ हुआ है? संडे को ही हुआ है। और ये तीनों को चारों को बेरुजी आते हैं शुरुआत में। ठीक है, तो इसको भी आ जाते थे कभी कभी। तो ग्रेट अकबर, अकबर से तो जितना बोलो उतना कम है, बहुत सारी चीजें हैं इसकी अकबर की, लेकिन मेन चीज जो हमारे काम की आती है, जो स्टेट लेवल्स को छोड़कर सेंट्रल लेवल तक आ जाती है, वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है?
18 जून 1576 को। सबसे मेन चीज यही अटकती है। इसके अलावा राजस्थान में अगर हम एंटर करेंगे तो राजस्थान में तो हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं अकबर के लिए, जो जो इसने ट्रेडिशनल चीज की है। हिंदुओं से जो है शादियां करी हैं। पहली शादी हिंदू से करने वाला पर्सन कौन था? अकबर ही था। ठीक है, कौन कौन से नगर बसाए हैं, कौन कौन से, आगरा का जो किला है, आगरा का किला इसने बसाया। फतेहपुर सीकरी के अंदर एक दरवाजा बनाया जिसका नाम है बुलंद दरवाजा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी के अंदर एक महल बनाया और जोधा जी का महल बनवाया है इसने। बहुत सारी चीजें हैं अकबर के लिए इंपॉर्टेंट, वो पिक्चर्स के ही साथ ही हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, नॉर्मली अभी फिलहाल मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूं अकबर के बारे में। तो इसका पूरा नाम क्या है? हाँ, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ठीक है, ये इसका फुल नेम है। और क्या है इसकी हिस्टोरी, तो वो सारी चीज आप देखिए। अकबर जन्म कब है इसका? जन्म आपको याद रखना पड़ेगा 15 अक्टूबर 1542 एडी। 15 अक्टूबर 1542 में जो है इसका जन्म हुआ था। आप भूल नहीं सकते, बहुत आसान है। इसकी सेंचुरी और इसकी डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम है, 15 अक्टूबर 1542 को। ठीक है, कहाँ इसका जन्म हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था कहाँ पे? अमरकोट। अमरकोट कहाँ पर आता है? सिंध स्टेट में आता है। उस समय गुजरात नहीं था अभिजीत, उस समय क्या था? सिंध प्रांत था, है ना, सिंध प्रांत। उस समय अमरकोट का राजा कौन था? अमरकोट का राजा वीरसाल के राजा वीरसाल। वीरसाल कौन था? वीरसाल एक राजपूत था, एक राठौड़ था। ठीक है, वीरसाल के यहां हुआ था। इसकी जो परवरिश है वो राजपूत बच्चों के साथ हुई है। इसको जो दूध पिलाया गया था वो एक गुर्जर महिला के द्वारा पिलाया गया था, जिसकी वजह से इसमें हिंदू ट्रेडिशंस थी या हिंदू धर्म के प्रति बहुत अच्छी आस्था थी। मुगल शासक में या मुगलों से पहले जितने भी शासक आए उन सब ने हिंदू संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, लेकिन मुगलों के अंदर ये पहला शासक था जिसने हिंदू मंदिरों को नहीं तोड़ा। हिंदू परंपराओं को जरूर तोड़ा इसने, लेकिन हिंदू मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इसके बाद जितने भी शासक आएंगे उन्होंने हिंदू परंपरा को वापस से तोड़ा, क्योंकि उन सब के अंदर जो था हिंदू माता का खून नहीं था या हिंदू माता का दूध नहीं था, इसने इसके अंदर वो था। ठीक है, इसकी माता का नाम है हमीदा बानो या गुलबदन बेगम? हमीदा बानो या गुलबदन बेगम वही होगी। पिताजी का नाम क्या होगा? हुमायूं का नाम याद रख लोगे आप। ठीक है, कितने साल की उम्र में यह शासक बनता है? 14 वर्ष की। He become the ruler in the age of 14। उम्र में राजा बना। अब 14 साल का बच्चा होगा या लड़का होगा? बच्चा होगा, तो इसको किसकी जरूरत होगी? एक गार्जियन की जरूरत होगी। तो इसका एक गार्जियन होगा, उस गार्जियन का नाम क्या है? बैरम खां। Who was the guardian? इसका जो संरक्षक बना था, संरक्षक, उस संरक्षक का नाम क्या है? बैरम खां। बैरम खां। और बैरम खां कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता है? अफगान। बैरम खां कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करता है? अफगान है ये। ठीक है, बैरम खां की पत्नी है ना, इसकी जो पत्नी है उस पत्नी का नाम क्या है? सलीमा बानो। और इन दोनों से जो लड़का हुआ उस लड़के का नाम क्या है? रहीम। उस लड़के का नाम क्या है? रहीम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे ध्यान रखना। ये सलीमा बानो मैंने बोलने का मेन कारण क्या है वो सुनिए। ठीक है, 14 साल की उम्र के अंदर ये राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद जो भी कुछ काम करता है वो किससे पूछ के करता है? बैरम खां से। ठीक है, यहाँ पर एक लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है पता है आपको? पानीपत का दूसरा युद्ध। किसके साथ? हेमू के साथ, है ना। हाँ, ठीक है, हेमू के साथ लड़ाई होती है यहाँ पर, और हेमू की आंख में तीर लग जाता है उसकी आंख में, इसकी वजह से ये राजा बन पाता है। बैरम खां इसके हर काम में इंटरफेयर करता है, लेकिन जब ये लगभग 18-19 साल का हो जाता है और उसके बाद इसको महसूस होता है कि मैं अपने डिसीजन अभी भी नहीं ले पा रहा हूं, तो फाइनली एक दिन वो बैरम खां को बोल देता है कि मैं अपने डिसीजन खुद करूंगा, आप बीच में मत बोलिए। तो बैरम खां इस बात से नाराज हो जाता है कि तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। बिल्कुल सही बात है,
अगर बैरम खां नहीं होता तो कौन पूछता, बैरम खां चाहता तो 14 साल की उम्र में इसको मार कर मुगलिया सल्तनत को हथिया सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया उसने, ठीक है। लेकिन फिर भी वो बैरम खां से बहुत ज्यादा नाराज होता था, उसके इंटरफेयर से बैरम खां को बोलता कि अब तुम यहाँ से निकल लो। कहाँ? हज की यात्रा पे, हज की तरफ ये जा रहा होता है, वहीं पर इसको जो है अफगानी के द्वारा मार दिया जाता है। विडो कौन हो गई? सलीमा बानो हो गई। सलीमा बानो रोती रोती गई किसके पास? अकबर, कि मेरे पति जिंदा रहते अगर वो दिल्ली में होते, वो मारे गए क्यों? क्योंकि तुमने उनको यहाँ से भेज दिया, कहाँ? हज की यात्रा पे, और वहां उनको मार दिया गया। अगर तुम उनको ये आदेश नहीं देते तो वो जिंदा रहते। तो क्या हो गया? तो अरे क्या हो गया, मैं अकेली रह गई, अब मेरे कौन है? तो अकबर ने बोला मैं हूं ना, ठीक है। अकबर तो ठीक है, चल मेरे लिए तो तू है, लेकिन मेरे पेट में पल रहा उस बच्चे के लिए कौन है? मैं हूं ना, उसको बाप का नाम कौन देगा? मैं दूंगा। तो अकबर की पहली पत्नी का नाम सलीमा बानो, और उसके पत्नी होने से पहले हो चुके बेटे का नाम रहीम। इसके बाद सलीमा बानो, जब ये बेटा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सलीमा बानो फिर रोने जाती है। अब क्या हुआ? अरे मेरे पति के पास तो बहुत सारे टाइटल थे, उसका बहुत रुतबा था, इसके पास क्या? इसको तो लोग बोलते हैं रहीम, नईम रहीम बोलते हैं, तो इसको कोई उपाधि दे दो। तो अकबर के द्वारा इसको एक टाइटल दे दिया जाता है, उसका नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। खान ए खाना, खान ए खाने का मतलब होता है बहुत बड़ा सुप्रीम, मतलब बहुत बड़ा, आर्मी के अंदर बहुत बड़ा सेनापति होता है, उसका नाम होता है खान ए खाना। खान ए खाना, ये टाइटल दे दिया गया किसको? तभी से इसका पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान ए खाना, जबकि एक्चुअल नाम क्या है इसका? रहीम है। तो याद रखिएगा, रहीम अकबर का बेटा नहीं था, दत्तक पुत्र था, यानी हाँ अडोप्टेड सन था ये। और अकबर की पहली पत्नी का नाम? अकबर की कुल पत्नियां कितनी हैं? बहुत ज्यादा नहीं, पत्नियां लुगायां बहुत हैं उसके पास हरम में। उसका जो हरम था, उसके हरम में औरतों की संख्या थी लगभग 1200, लेकिन सारी पत्नियां थोड़ा थी, उनकी कुल पत्नियों की जो संख्या थी, जो रियल में थी, उनमें वैसे हमको 4 के नाम मिलते हैं, ठीक है, 4 के नाम मिलते हैं। और चौथी जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, जिसने इन सबको मात दे दी, वो थी हमारी हिंदुस्तानी मेवाड़ आमेर की कजरानी राजकुमारी, जिसका नाम था हरकाबाई। ब्यूटीफुल, बहुत, हाँ बिल्कुल हुआ था। उसका नाम है सलीम, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? जहांगीर के नाम से। इससे आगे की हिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जीके में, ठीक है। ओके, थैंक यू। समझ आया यहाँ से सारी चीजें? आ रही है आप लोगों की जो आगे बैठे हो?